Namaskar doston, this is Vineet Pandey and today's session we're going to talk about literary theory. Before that, I want to tell you that we have started our crash course. If you're preparing to appear in 18th June UGC NET exam, we still have 30 days plus 18 days, around 48 days. 48 days are more than enough to qualify UGC NET with our crash course. We have given toppers in previous history. We are committed to make more records in the coming future. So now, if you're willing to join us, please contact us on given numbers. Till then, let's talk about literary theory. The first thing that you can see in front of you is we are going to talk about 15 types of theory. The students who are coming from small town backgrounds or the state universities or the private college backgrounds, and let me switch in Hindi also for you guys. तो जो बच्चे बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बहुत साधारण जगह से पढ़ के आ रहे हैं, लिटरेरी थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रॉपर्ली नहीं पढ़ाया जाता. मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के समय देखा था. मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे पता है वहाँ पे किस तरह से हमें लिटरेरी थ्योरी तो पढ़ाई ही नहीं गई. हमें ऑप्शन में लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाया गया और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाया गया. जब मैं दिल्ली आया और मैंने आके नेट की तैयारी करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि लिटरेरी थ्योरी नाम की कोई चीज़ होती है और ये पेपर में आती है. तो कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन सी थ्योरीज पेपर में आती हैं. अगर आप इंडिपेंडेंटली भी थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपने ये थ्योरीज पढ़ी हैं? क्या आपको पता है कहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है, कौन सी थ्योरी किससे कनेक्टेड है? एक दोस्तों बहुत बढ़िया बात आपको मैं बताता हूँ. लिटरेरी थ्योरी में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास जो है इंडियन राइटर्स की बुक्स नहीं होती. उन्हें या तो पीटर बेरी पढ़ना पड़ता है या रमन सेल्डन या फिर कोई और ये राइटर्स वो हैं जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक नहीं लिखी है. इन्होंने लिटरेरी थ्योरी की बुक लिखी है एज देयर ओन थ्योरी. तो ये उनका एक रिव्यू है, एक स्टडी है. यानी कि लैंग्वेज बहुत टफ होती है और बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं. मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में, हालांकि ये एक इंट्रो वीडियो है, सारी थ्योरीज का बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा, मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हो, दो जो आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, I'll try my best to make it clear for you. मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें आसान लगें, क्लियर लगें. ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं. सबसे पहले साथ में जितने स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है. ये QR कोड है, इस पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं फीस और ज्वाइन कर सकते हैं. 3 AM क्लब, बहुत जल्दी 3 AM क्लब स्टार्ट हो जाएगा और 3 AM क्लब की जो क्लासेज हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी. साथ में यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे. आइए अब चलते हैं थ्योरी पे. द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले दोस्तों आता है प्रैक्टिकल थ्योरी या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. सी दोस्तों एक चीज है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं. ये किताब है, ओके, दिस इज अ बुक. मैं बहुत इजी एग्जांपल लूंगा, अगर आपको मेरी इजी एग्जांपल समझ में आ रहे हो तो मुझे बताना. ये हमने एक किताब ले ली, सपोज दिस इज अ बुक. अब इस बुक को आपको पढ़ना है फ्रॉम क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू. अब कैसे पढ़ेंगे? Normally people, when they read the book, how they read the book? What they do, they will read the content, then they will read about the writer, age, style, genre और उसको relate करके पढ़ेंगे. But practical criticism जो है वो कहता है no, this is not the thing. It encourages readers to examine the text without regarding any outside context. ये कहता है बुक को किसी भी रेफरेंस से relate मत करो. Do not take any outer reference, anything which is extraneous. For example, जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप सपोज जैसे ये आपका वेंडर है सब्जी खरीदने वाला, तो आप सब्जी खरीदने जाते हैं, यू गो टू परचेज वेजिटेबल्स. क्या आप सब्जी खरीदने से पहले सब्जी वाले के बारे में पता करते हैं कि ये कैसा इंसान है, क्या ये फेमिनिस्ट है, शोविनिस्ट है, नार्सिसिस्ट है, ये कौन है, कैसा इंसान है? या आप सिर्फ उसकी सब्जी पे ध्यान देते हैं, सब्जी फ्रेश है कि नहीं? आप बोलोगे हम सर सिर्फ सब्जी पे ध्यान देते हैं, हम ये देखते हैं सब्जी फ्रेश है कि नहीं. जस्ट लाइक दैट, व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, जब आप एक बुक पढ़ रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ बुक को पढ़ते हैं या बुक के ऑथर पे भी ध्यान देते हैं? तो आप बोलोगे सर बुक के ऑथर पे हम ध्यान देते हैं, बिकॉज ऑथर इज एवरीथिंग, ऑथर इज गॉड. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ इज द राइटर, तो बुक क्या है? रोमांटिक है. अगर टी.एस. एलियट राइटर है तो बुक कैसी है? मॉडर्न है, टफ है. या ड्राइडन राइटर है तो बुक कैसी है? हीरोइक कपलेट है. बट ये गलत अप्रोच है, दिस इज रॉन्ग. इफ यू थिंक दैट दिस बुक
The meaning of this book is totally dependent on author, on the age, situation. Suppose करो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है या फिर any other thing which is out of the book. That is wrong. तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या न्यू क्रिटिसिज्म इनकी सिंपल सी एक ओपिनियन है. रीड द टेक्स्ट एज इट इज. द टेक्स्ट इटसेल्फ इज ऑटोनॉमस. डू नॉट टेक एनी रेफरेंस फ्रॉम आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट से कोई भी टेक्स्ट या कोई भी रीडिंग्स मत लीजिएगा. यहां पे इनके जो सबसे मेन फिलोसोफर्स आते हैं दोस्तों, उनमें से नंबर 1 है आई.ए. रिचर्ड्स. मीनिंग ऑफ मीनिंग, आई.ए. रिचर्ड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा विलियम एमसन सबसे इंपॉर्टेंट है. एफ.आर. लेविस सबसे इंपॉर्टेंट है. और बहुत सारे राइटर्स यहाँ पे आएंगे. आर.पी. वॉरेन, एलन टेट, मिस एमिलियन बिब्लियोग्राफर्स का एक बहुत प्यारा रेफरेंस आता है. ये सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी है. आपको अगर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं पता है, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं पता है, फॉर्मलिज्म के बारे में नहीं पता है, ये 3 चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म कभी समझ नहीं आएगा. तो ये व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग लिटरेरी थ्योरी, सबसे पहले इसको मास्टर करो. पढ़ो यहाँ पे कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कौन कौन से रेफरेंसेस हैं. व्हेन आई.ए. रिचर्ड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, कौन कौन सी पोइट्रीज के रेफरेंस लिए गए. शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म कौन सा स्कूल है, नियो अरिस्टोटेलियंस उसमें कौन होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. अब आता है नंबर 2, कल्चरल स्टडीज. सी, 2 तरीके से लिटरेरी स्टडीज होती हैं. एक सिंपल स्टडी होती है दैट यू आर रीडिंग द बुक, ओनली बुक, नो अदर रेफरेंसेस. एक आप सिर्फ बुक को पढ़ रहे हैं. बट दूसरा क्रिटिसिज्म होता है कि आप बुक को पढ़ते हैं और बुक को सोसाइटी से रिलेट करते हैं. व्हाई? बिकॉज बुक जो है वो सोसाइटी का एक रिजल्ट है. तो कल्चर स्टडीज जो है दोस्तों डायरेक्ट अपोजिशन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहता है फोकस ओनली इन बुक, रीड द बुक. ये मत सोचो राइटर कौन है, राइटर बाहर से कहां क्या कैसे माइंडसेट का है. थोड़ा सा आसान बनाता हूं आपको, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं. थ्योरी है, थोड़ा सा आपको आसान बनाना पड़ेगा मुझे इसके लिए. और दोस्तों समझ में आएगा तो मुझे बताना कि आपको ये चीजें समझ में आई. जीन जेनेट एक बहुत ही अच्छा राइटर है. जीन जेनेट, ही इज अ गुड मैन, अ ग्रेट राइटर, बहुत ही अच्छा राइटर है. फ्रेंच लिटरेचर वन ऑफ द बेस्ट राइटर. क्या आप जानते हैं बाय नेचर क्रिमिनल था, बाय नेचर बाय चॉइस क्रिमिनल था. अब आप बोलोगे सर हाउ कैन दिस पर्सन बी अ गुड राइटर. सर इफ दिस पर्सन इज अ क्रिमिनल, अगर ये आदमी क्रिमिनल है तो ये गुड राइटर कैसे है, गुड मैन कैसे. बट ये कहां लिखा है कि क्रिमिनल अच्छा राइटर नहीं बन सकता. यही प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम क्या है. अगर आपको कोई बोलेगा कि विनीत सर जो हैं क्लास लेने से पहले सिगरेट पीते हैं, तो आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को बुरा लगेगा. पर कोई ऐसे सोचेगा कि अरे मुझे तो पढ़ने से मतलब है ना, एज ए टीचर क्या पढ़ाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो होता क्या है दोस्तों, हम किसी की पर्सनैलिटी और उसके वर्क को रिलेट कर देते हैं. जस्ट बिकॉज कोई आदमी आपको पसंद नहीं है, दैट डजंट मीन कि उसके वर्क्स भी अच्छे नहीं है. राइट? तो सेम थिंग इज हियर. जीन जेने वॉज ए क्रिमिनल बट बुक्स बेस्ट हैं. तो कैसे पता लगेगा? व्हेन यू रीड द बुक, डोंट रिलेट हिज पर्सनल लाइफ, जस्ट रीड द बुक. तो ये तो कहता है फॉर्मलिज्म. अब कल्चरल स्टडीज कहता है कि कल्चर जो है वो सोसाइटी का जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको सोसाइटी का कल्चर नहीं पता है, सोसाइटी की कल्चरल रेफरेंसेस नहीं पता है, तो लिटरेचर जो है वो आउटकम है सोसाइटी का. लिटरेचर कहां से आता है? सोसाइटी से बाहर आता है. तो जैसे लोग वैसा साहित्य. आपने सुना होगा, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है. तो जैसा देश वैसा साहित्य. तो कल्चर स्टडी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, और आपके यहां तो पूरी यूनिट है ये. तो दोस्तों आपके लिए दोबारा रीड करता हूं. द डायरेक्ट अपोजिशन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कल्चरल थ्योरी एग्जामिन्स अ टेक्स्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. अगर आपको सोशियो यानी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट नहीं पता है, तो आप कभी भी ना तो कोई लिटरेचर लिख पाओगे जो इफेक्टिव हो, ना कभी बिजनेस कर पाओगे. एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं आपको. कोको कोला कंपनी को अपना बिजनेस प्रमोट करना था. कोको कोला कंपनी वांटेड टू प्रमोट इट्स बिजनेस इन द गल्फ कंट्रीज. सो गल्फ कंट्रीज आपको पता है कौन सी कंट्रीज होती हैं? यूएई, राइट? सऊदी. कोको कोला को अपना बिजनेस प्रमोट करना था गल्फ कंट्री में. अब हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबियन कंट्रीज, जो 7 एमिरेट्स हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं.
फॉलो करती हैं इस्लाम को, रिलीजियसली बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है। तो यहाँ पे वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न ड्रिंक, वेस्टर्नाइज कोको कोला, इट वॉज नॉट ईजी टू प्रमोट। कोको कोला कैसे प्रमोट करें, कैसे हम कोको कोला को लाके यहाँ बेचें? तो इन्होंने बोला कि लेट्स डू दिस, लेट्स नॉट यूज इंग्लिश वर्ड्स, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज थी और ये बहुत पुरानी बात है, 1960s 70s की बात है, इंग्लिश सबको आती नहीं है। तो अगर हम अंग्रेजी लिखेंगे या कुछ उर्दू लिखेंगे, और इससे बेटर है क्यों ना हम सिर्फ इमेजेस बनाएं, फोटोज लगाएं। तो इन्होंने क्या किया, रातों रात बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए। रातों रात इन्होंने क्या किया दोस्तों, बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए। और होर्डिंग कैसे लगवाए, इस तरह से 3 पार्ट्स में इन्होंने होर्डिंग बना दिया। अब होर्डिंग में क्या था कि एक आदमी बना दिया जो थोड़ा सा थका हुआ है, टायर्ड आदमी बनाया। अब ये आदमी जो है टायर्ड है, आपको बोर्ड पे साफ से दिख रहा होगा। फिर इन्होंने बना दी यहां पे पेप्सी या कोको कोला, जो भी इनका कोको कोला या पेप्सी का ब्रांड आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने अपनी बॉटल बना दी। अब बॉटल बनाने के बाद इन्होंने एक तीसरी इमेज बनाई, ये वाली, हंसते हुए, खुश होते हुए और आगे भागते हुए। ये आदमी भाग रहा है, ठीक है, रनिंग मैन। अब दोस्तों मीनिंग क्या था, मीनिंग बहुत सिंपल था। मीनिंग ये था कि भाई इफ यू आर टायर्ड, एनर्जी ड्रिंक, वी विल शो इट एज एनर्जी ड्रिंक। तो ये आदमी थका हुआ है, ही ड्रिंक्स पेप्सी एंड ही स्टार्ट्स रनिंग। थका हुआ आदमी, गिव अप गिव अप कर रखा है, ये पिया पेप्सी। आप देखते हो ना बहुत सारे, ऋतिक रोशन जो है 10 रुपए की पेप्सी पी के जान की बाजी लगा देता, आपने देखा होगा। गला सूख रहा है तो डर के आगे जीत है। अगर सच में ऐसा हो तो नेट के सेंटर के बाहर मैं ड्रम लगा लूं और मैं ला के सबको पिलाऊं कि हाँ भाई जाओ एग्जाम में करो, पास हो जाओ। तो ये थका हुआ आदमी पेप्सी पीता है, कोको कोला पीता है और भागने लगता है। द मैसेज इज दैट इफ यू टायर्ड, इफ यू हैव गिवन अप, दिस इज आवर एनर्जी बूस्टर ड्रिंक एंड यू स्टार्ट रनिंग। मिडनाइट में रातों रात पोस्टर लगा दिया, हर जगह होर्डिंग्स। सुबह सुबह सब लोग वेट करने लगे दैट पीपल विल कम एंड बाय, दे विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एनर्जी ड्रिंक। ये तो एनर्जी ड्रिंक है, आएंगे खरीदेंगे और पेप्सी बिकनी शुरू हो जाएगी गल्फ कंट्रीज में। एक सिंगल पेप्सी नहीं बिकी, एक सिंगल पेप्सी कोको कोला, ये एग्जाम्पल पर्पज के लिए यूज किया है मैंने, नहीं बिकी। ये स्टुअर्ट हॉल का एग्जाम्पल एक्चुअली। तो एक भी सिंगल एनर्जी ड्रिंक नहीं बिका। सब परेशान, क्यों 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 क्यों, एक भी सिंगल ड्रिंक नहीं बिका। थोड़ा तुम भी सोचो क्यों नहीं बिका। मेरे ऑफलाइन बैच वाले बच्चे जानते हैं, ऑनलाइन वाले जानते हैं, जिनको पढ़ा चुका हूं। अब हुआ ये कि मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, एवरीबॉडी इज हैविंग मीटिंग। व्हाट वेंट रॉन्ग मैन, व्हाट हैपेंड मैन, द टेस्ट इज गुड, द कलर इज गुड, द प्रमोशन इज गुड, व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली, हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया है। So there was a local Arabian and he was serving tea. So when he came inside, he saw suited booted people, panicked. They are not able to understand what has gone wrong. He looked at the photo and smiled. So somebody noticed him. किसी ने देखा ये हंस रहा है, ये इसको पता है कुछ। तो बोला हाँ बता तू हंस रहा है बता। तो उसने कहा सर, अरेबियन कंट्रीज बैक साइड से पढ़ते हैं, उर्दू जो है आप कैसे पढ़ते हैं, उर्दू इज रेड फ्रॉम बैक साइड, अरबी इज रेड फ्रॉम बैक साइड। सर पहले कल्चरल स्टडी तो कर लो, समझ तो लो एडवर्टाइजमेंट किसको दिखाना है। अरेबियन पीपल, द पीपल हु आर रीडिंग उर्दू, दे रीड इट फ्रॉम बैक साइड। रनिंग मैन, हैप्पी, फिटनेस, रनिंग मैन, हेल्दी मैन, ड्रिंक्स पेप्सी, डेड, टायर्ड। रॉन्ग मैसेज चला गया। दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसलिए हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चरल चीजों को समझना होता है। दोस्तों समझ में आया होगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरा एक प्रयास था आपको पढ़ाने का। तीसरी थ्योरी है फॉर्मलिज्म की। अब देखिए यहां फॉर्मलिज्म क्या है। इट कंपेल्स रीडर्स टू जज द आर्टिस्टिक मेरिट ऑफ लिटरेचर बाय एग्जामिनिंग इट्स फॉर्मल एलिमेंट्स। आपके पास टेक्स्ट बुक है, लेकिन क्या आपको पता है इस टेक्स्ट के अंदर कितनी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं, लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्या है, राइमिंग्स कैसी हैं। तो व्हेन यू रीड अ पोइट्री, व्हेन यू रीड अ राइटिंग एंड देन यू फोकस ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड देयर, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं, लिटरेरी फॉर्म क्या है, आर्टिस्टिक लैंग्वेज है कि कैसी लैंग्वेज है, तर्जा राइमा है कि शेक्सपियरियन सोनेट है,
आयरॉनिकल है या अंडरस्टेटमेंट है, एंटीथेसिस है या ऑक्सीमोरम है। तो जब आप फॉर्म स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, फॉर्म स्ट्रक्चर, इसे फॉर्मलिज्म कहते हैं। और दोस्तों फॉर्मलिज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये पढ़ाई करेंगे फॉर्म स्ट्रक्चर की, ये फॉर्मलिज्म डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। फॉर्मलिज्म डिवाइड हो जाएगा फ्रेंच एंड रशियन फॉर्मलिज्म, फ्रेंच फॉर्मलिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म और फ्रेंच फॉर्मलिज्म के बेस्ट एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बकायदा डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि रशियन फॉर्मलिज्म ओपोजैज स्कूल या फिर हम इसको टार्टोवारू स्कूल के नाम से भी पढ़ते हैं, साथ में इसके और बहुत सारे नाम है, प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल, वैसे ही स्विस लिंग्विस्टिक सर्किल, फ्रेंच स्कूल, ये दोनों एक साथ मिलकर स्ट्रक्चरलिज्म बन जाते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको यहाँ पे लैंग्वेज स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, टेक्निकल स्किल्स पढ़नी होती हैं। लैंग्वेज स्ट्रक्चर, क्या आपको पता है लैंग्वेज दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज। सो दो लैंग्वेजेस होती हैं, ऑर्डिनरी, कभी सोचा आपने दो भाषा होती है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आई एम लॉस्ट इन योर आईज, यू ऑल्सो गेट लॉस्ट। इसका मतलब क्या है, मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको ये समझाऊंगा। आई एम लॉस्ट इन योर आईज, ऐसे बनता है ना दिल, पता नहीं कैसे, छोड़ो यार, मैरिड आदमी भूल गया हूं। आई एम लॉस्ट इन योर आईज, यू ऑल्सो गेट लॉस्ट। इसका मीनिंग बताना कमेंट में। आपको ये एग्जाम्पल्स मैं कमिंग वीडियो में समझा दूंगा विद द सेम एग्जाम्पल। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, तुम बहुत महान राइटर हो, दुनिया के सबसे बेस्ट राइटर हो, पर तुम्हारा रीडर लुल है, तो तुम्हारा बेस्ट राइटर होने का क्या फायदा है। अभी मैंने एक मस्त वीडियो बनाया था स्ट्रक्चरलिज्म का, जिसमें मैंने शोले फिल्म के जय और वीरू का रेफरेंस लिया, जय और वीरू का रेफरेंस लेके मैंने स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ाया, मौसी का रेफरेंस लेके मैंने स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ाया, और कमेंट में किसी ने लिखा यूजलेस लेक्चर। 80+ कमेंट्स में लोग कह रहे हैं वाओ व्हाट अ इजी वे ऑफ टीचिंग स्ट्रक्चरलिज्म। एक बंदा कह रहा है यूजलेस। अब आप बताओ, अभी एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर आए और आपको पोस्ट ह्यूमन पे लेटेस्ट नॉलेज दे और आपके ऊपर से चला जाए, तो उसकी गलती है आपकी गलती है? सोच के बताओ। आप अपनी बात समझाना चाह रहे हो लेकिन सामने वाला समझता ही नहीं है, लेवल ही नहीं है, किसकी गलती है? खैर, इसी को कहते हैं रीडर रिस्पॉन्स। देखो, रीडर रिस्पॉन्स is rooted in the belief that a reader's reaction to an interpretation of a text माने book, is as valuable source of critical study as the text itself. What will you do by reading the independent text if the reader itself is a gone case, a person who doesn't understand? Reader is equally important, and remember this thing, death of the author, रोलैंड बार्थ की फेमस बुक का नाम है डेथ ऑफ द ऑथर, इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ ऑफ द रीडर। बर्थ ऑफ द रीडर। अभी मैंने महाराष्ट्र सेट का पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें क्वेश्चन आया था इंप्लाइड रीडर। आज ही मैंने अपने ऑफलाइन बैच में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है इंप्लाइड रीडर। इंप्लाइड रीडर एक आदर्श रीडर होता है। कभी सोचा है आपने, एक राइटर जब किताब लिखता है, व्हेन अ राइटर राइट्स अ बुक, एक्चुअली किसके लिए लिखता है, किसको टारगेट करता है, किसको सोच रहा है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा है, एक मशीन है, एक डेड ऑब्जेक्ट है, तो मुझे कैसे पता कि यार ये लेक्चर जो है ये हरियाणा में कोई देख रहा है, कोई पंजाब में देख रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में देख रहा है, और मैं किसके हिसाब से पढ़ाऊं? मेजॉरिटी हिंदी है तो मैंने हिंदी में स्विच कर दिया है। हमने एक चीज़ देखी कि मेजॉरिटी वाले बच्चे जो है हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी ऑफलाइन बैच क्लासेस या ऑनलाइन बैच क्लासेस हम बाइलिंगुअल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्योर इंग्लिश में होती हैं, क्रैश कोर्स में हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। अभी बताओ मैं एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ? तो आंसर ये आता है कि मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम इमेजिनिंग implied listener, implied student. Same, a writer imagines a good reader. A good reader is very important. आपको पता है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर यह भी आता है कि जो आपका टाइटल है, बुक का टाइटल, टेक्स्ट, ये रीडर्स को बेवकूफ बनाने के लिए यूज होता है। डायलन थॉमस की एक बहुत फेमस बुक है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग। डायलन थॉमस
आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इस राइटर को, इनकी बहुत फेमस बुक है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट एंड द मिल्कवुड ट्री। डायलन थॉमस ने एक फेमस बुक लिखी, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग, एज अ यंग डॉग, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग। सो इनको पूछा गया कि सर आपने पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग लिखा है, पर आपकी बुक में डॉग तो है ही नहीं, आपकी बुक में डॉग से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। सो व्हाई डिड यू पिक दिस टाइटल? ही सेड माय पब्लिशर वांटेड मी टू पिक अ टाइटल दैट कैन अट्रैक्ट द रीडर्स। मेरा पब्लिशर चाहता था कि एक ऐसा टाइटल लो जो रीडर्स को अट्रैक्ट करे। अब ये टाइटल रीडर को अट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग Man by James Joyce as a young man was already a great work, और लोगों ने उस ग्रेट वर्क के चक्कर में इसको खरीद लिया बिकॉज ये सेलिब्रेटेड वर्क था, फेमस वर्क था बाय जेम्स जॉयस। सो पीपल थॉट दैट जेम्स जॉयस हैज रिटन ग्रेट बुक, दिस मैन इज ऑल्सो राइटिंग सेम काइंड ऑफ बुक, बाय कॉलिंग इट अ डॉग इट मस्ट बी हैविंग समथिंग। तो रीडर रिस्पॉन्स में क्या होता है कि रीडर को टारगेट करके टाइटल भी यूज किए जाते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है। एडवर्ड एल्बी ने तो बहुत बार किया है। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? लोगों ने किताब खरीद ली, खरीदो खरीदो खरीदो, वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ। अभी अभी जो है रिसेंट उसका डेथ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। जब किताब को पढ़ा तो देखा कोई वर्जीनिया वुल्फ है ही नहीं वहां पे, लास्ट लाइन में सिर्फ रेफरेंसेस आते हैं। इस राइटर ने क्या किया, एडवर्ड एल्बी ने अपनी सफलता का फायदा उठाते हुए दूसरी बुक लिखी, हु इज सिल्विया। सबको लगा कि इस बार तो पक्का इसने सिल्विया प्लाथ के बारे में बात की होगी, सिल्विया प्लाथ का भी सुसाइड हुआ था। सब लोगों ने जाके किताब खरीदी, खरीदो खरीदो, हु इज सिल्विया, खरीदो खरीदो खरीदो। जब बुक खरीदी एंड व्हेन दे स्टार्टेड रीडिंग इट दे फाउंड सिल्विया इज द नेम ऑफ द गोट। सिल्विया तो बकरी का नाम है, जिसमें हीरो जो होता है उसे बकरी से प्यार होता है। तो ये जो है आइडिया है, इसमें क्या होता है कि रीडर को इंप्रेस करना है। यहां पे बुक के साथ, टेक्स्ट के साथ रीडर इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीडर को कैसे टारगेट करोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं यहां से दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, दिल को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा ना तो सब्सक्राइब करते हुए थोड़ा सा भी मत सोचना, तुरंत सब्सक्राइब करना। द न्यू क्रिटिसिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिकन मूवमेंट है, यूएसए की मूवमेंट है। उसके बाद जे.सी. रैनसम ने टर्म कॉइन किया था। जॉन क्रो रैनसम ने 1941 के अंदर, उनकी बुक का नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। ये नए तरीके का क्रिटिसिज्म था, सेम काइंड ऑफ, जैसे फॉर्मलिज्म से रिलेटेड है, ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से। न्यू क्रिटिक्स, बट देखो दोस्तों याद रखना, मैंने कहा अमेरिकन है, जे.सी. रैनसम है, लेकिन जैसे ही द वर्ड कम्स न्यू क्रिटिक्स, यहां पे ब्रिटिश राइटर भी आ जाते हैं। ऑथर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, ऑथर न्यू क्रिटिक्स, दो अलग ग्रुप है। ये बहुत ही बारीक चीज है, स्टूडेंट्स को कई बार नहीं पता होता। न्यू क्रिटिक्स जो है वो ब्रिटिश ग्रुप है और न्यू क्रिटिसिज्म के राइटर्स हैं वो अमेरिकन ग्रुप है, बट थ्योरी इज सेम, थ्योरी सेम है। दे फोकस ऑन एग्जामिनिंग the formal and structural element of literature as opposed to the emotional or moral element. ये कहते हैं read the text as a text, do not take some moral references, do not get emotional, focus on the structure of the text. किताब को कैसे लिखा गया है, क्या राइटर एज ए राइटर अपनी बात कह पा रहा है, बात कहने का जो मीडियम है, द मीडियम इटसेल्फ इज अ मैसेज। कल मैंने हिमाचल सेट में पेपर में सॉल्व किया था, द मीडियम इटसेल्फ इज अ मैसेज। ये सारी चीजें यहां पढ़ी जाती हैं। टी.एस. इलियट और क्लिंथ ब्रूक्स और जे.सी. रैनसम, ये मैंने नाम यहां पे लिखा है आपको। टी.एस. इलियट ने इसको बोला था नींबू को निचोड़ना, लेमन स्क्वीजिंग। टी.एस. इलियट ने न्यू क्रिटिसिज्म को बोला था लेमन स्क्वीजिंग। अगर आपको ये नहीं पता था तो पॉइंट नोट कीजिए, आपके सामने चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। लेमन स्क्वीजिंग, नॉलेज कहीं से भी मिले ले लो। टी.एस. इलियट ने क्या बोला, ये लेमन स्क्वीजिंग है। लेमन स्क्वीजिंग कैसे है, अब ये तो हमें नहीं पता लेमन स्क्वीजिंग क्यों बोला। लेमन स्क्वीजिंग का मतलब क्या है, देखो, यू ईट सैलड, इन सैलड यू हैव द हाफ स्लाइस ऑफ द लेमन। Do we have any liquid inside? Yes. Do we see it? No. We feel it. Yes, we feel it. How we get the liquid? By squeezing it. Essence निकालना, सार निकालना, तत्व निकालना। यानी कि आपके सामने किताब है, किताब को निचोड़ो, ठीक से पढ़ो, अच्छे से एग्जामिन करो और उसका रियल मीनिंग बाहर आएगा। जैसे नींबू के अंदर रस होता है,
लेकिन हम उसे निचोड़ते हैं तभी वो बाहर आता है. जस्ट लाइक दैट द टेक्स्ट हैज द रियल मीनिंग एंड द मोमेंट यू स्क्वीज इट you get the meaning. That's lemon squeezing by T.S. Eliot. T.S. Eliot called lemon squeezing to new criticism theory. इसके अलावा क्लिंथ ब्रूक्स और बाकी जो रेफरेंसेज हैं, हेरसे और पैराफ्रेजिंग लिखा था इनकी बहुत फेमस बुक है द वर्बल आइकन, क्लिंथ ब्रूक्स. ये आपको मैं क्रैश कोर्स में सब पढ़ाऊंगा. ये क्रैश कोर्स में एक एक राइटर से रिलेटेड थ्योरेटिकल जो है डिटेल में पढ़ाऊंगा. क्लिंथ ब्रूक्स, वर्बल आइकन, 11th चैप्टर जो हेरसे और पैराफ्रेजिंग है, वहां से नेट में क्वेश्चन आते हैं. ये प्रॉपर पढ़ाया जाएगा आपको. साथ में चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्योंकि साथ में देखिए दोस्तों, पेपर 1 के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज चाहिए. तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आ चुकी है. पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और पेपर 2 इंग्लिश की टेस्ट सीरीज. आप देखते हैं ना मुझे सेट पेपर सॉल्व करते हुए, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं. तो आपको जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लो. हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या. आपको बहुत अच्छे से पता है मैं टेस्ट पेपर्स, सेट पेपर्स सॉल्व कर रहा हूं. मल्टीपल क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग स्टेट्स में आ रहे हैं उनको लेकर के मैंने एक जोरदार कलेक्शन तैयार किया है और मैं अपने एग्जाम के लिए भी रिवाइज करता हूं अपनी प्रैक्टिस के लिए. वो सेम चीज आपको यहां पे पेपर 2 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. व्हाट्सएप करिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए. चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म. लेक्चर थोड़ा लंबा है और मैं कटवर्ड नहीं मारता हूं. जब ये पूरा हो जाएगा मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा. तो चलो आराम से बात करते हैं, लेकिन सेशन को फ्रूटफुल बनाते हुए बात करेंगे. टीचर हैं, टीचर की तरह पढ़ाते हैं. साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, माइंड क्या होता है. आपको पता है ये बंदा फ्रॉइड, ये बहुत ही खतरनाक बंदा था. ये सिगमंड फ्रॉइड, इस बंदे ने, एक तो इसकी पर्सनल बात बताता हूं, पर्सनल, बहुत सिगार पीता था, बहुत सिगार. ही वॉज अ प्रॉपर ड्रग सिगार एडिक्ट. इसका भतीजा, नेफ्यू, जब 18 साल का हुआ तो ये गया और उसको बोला हैप्पी बर्थडे, और क्या किया, सिगार दी. ये ले बेटा, जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे रहा हूं तुझे, सिगार पी. बेटे ने कहा नहीं नहीं अंकल सिगार नहीं चाहिए. इसने पता क्या बोला, उस सिगार को वापस लिया और तुमने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत तोहफे को आज मना कर दिया है. सिगार पीते पीते मरा. डॉक्टर्स ने मना कर दिया था सिगार मत पियो, तब भी पी रहा था. जब डेथ बेड पे आ गया और पूरा पक्का हो गया कि अभी मरने वाला है, अपने छोटे भाई को बुला करके सिगार का कलेक्शन गिफ्ट कर दिया कि ये मेरा, और कह रहा है मैं तुम्हें सबसे प्रीसियस चीज देके जा रहा हूं, एकदम महसूस करके पीना. तो ये इस तरह के सनकी लोग होते हैं हमारे राइटर्स. सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने एक बात की, इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन किया कि जो आपके सपने हैं वो बहुत कुछ बताते हैं. जैसे अभी आप एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हो, मेनी ऑफ यू आर स्टडिंग फॉर एग्जाम. अगर आप एग्जाम से डरते हो, सो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट इन द ड्रीम यू मस्ट हैव सीन योरसेल्फ इन द एग्जाम हॉल वेयर यू आर नॉट एबल टू आंसर एनीथिंग एंड यू आर स्वेटिंग. हुआ आपके साथ? आप परीक्षा में बैठे हो, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, पसीना आ रहा है, हाथ गीले हो गए हैं, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मम्मी पापा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, बॉयफ्रेंड क्या कहेगा, सब याद आ रहा है. जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना शुरू किया, ड्रीम्स को पढ़ना शुरू किया और इन्होंने देखा कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड आवर डिफरेंट पर्सनालिटीज. आप में से कितने लोगों को याद है अनियन, यानी कि अपरिचित, अंबी, रैमो, अपरिचित, 3 बंदे. तो ही इज द वन बिहाइंड दिस. ही सेड दैट देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटीज, और जो मेन पर्सनालिटीज हैं वो है लाइक ईगो, सुपर ईगो एंड इड पार्ट और इड पार्ट. इसके बाद एक लकान भाई साहब आएंगे, वो आते ही बोलेंगे रियल पर्सनालिटी, इमेजिनरी पर्सनालिटी एंड सिंबॉलिक पर्सनालिटी. और ये 3 तरीके की पर्सनालिटीज आपको बताएंगे कि आप रियल में हैं, कि ईगो में हैं, कि इड में. क्या आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस में इड जो है वो लिबिडो का काम करता है. और ये क्वेश्चन है आपके हिमाचल सेट का, हिमाचल सेट में लिबिडो पे क्वेश्चन आ चुका है. इसके अलावा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने सुना होगा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सुना होगा. कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर आता है लेकिन आ नहीं रहा है, यानी आता तो है पर जुबान पे नहीं आ रहा है. जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, तो आपको पता है कि आपने पढ़ा है लेकिन तुरंत याद यार आपको, अरे हाँ सर 1 मिनट सर याद है.
इफ यू नो कि आपको याद है लेकिन याद नहीं है, इसे कहते हैं प्री कॉन्शियस। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 90% बच्चों को ये नहीं पता होता है। इसे कहते हैं प्री कॉन्शियस। अगर आप क्रैश कोर्स में होंगे, ये आपको सब पढ़ाया जाएगा। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, केस ऑफ एनआओ का क्या केस है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद मार्क्सिस्ट स्टडीज। मार्क्सिस्ट स्टडीज के बारे में तो आपको क्या बताऊं, चलो बहुत सिंपल सी चीज है। हाउ मेनी लव स्टोरीज यू हैव रेड जहां पे लड़की बहुत अमीर घर से है और लड़का गरीब घर से है। आप बोलोगे सर से पढ़ना क्या है, तो हमारी रियलिटीज हैं, जिससे शादी करनी हो अमीर घर से है। तो क्यों नहीं हो रही शादी, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वैसे वाला क्यों नहीं हो रही शादी, शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फैमिली क्या देख रही है, लड़का बेरोजगार है, जमीन है नहीं, खिलाएगा क्या। और अगर जमीन जायदाद है, पैसा है, लड़के के पास पैसा ही पैसा आ रहा है और लड़का थर्ड क्लास है, तो भी पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ जी बेटा शादी कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि ये मार्क्सिस्ट कंडीशंस हैं। द मार्क्सिस्ट कंडीशन सिंपली से द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द वन हु हैव इट, द वन हु डोंट हैव इट। जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है, दो ही होता है। एंड द मार्क्सिस्ट स्टडीज टेक लिटरेचर एज अ रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास स्ट्रगल। क्या आपने सोचा क्लास स्ट्रगल क्या होता है? रोमांटिक लिटरेचर में राइज ऑफ मिडिल क्लास होता है। लिटरेचर में पहली बार जो मिडिल क्लास आता है वो राइज ऑफ मिडिल क्लास कम्स इन रोमांटिक एज, और राइज ऑफ अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दैट कम्स इन विक्टोरियन एज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड विक्टोरियन पिरामिड। गरीबों के बारे में सुना है ना आपने? तो गरीबों का कोई नहीं होता, ना कानून होता है, ना ऊपर वाला, कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता। ये सारी चीजें जो मार्क्सिस्ट रेफरेंसेस में आती हैं वो यहां आती हैं। दे रीड लिटरेचर बट फ्रॉम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये लिटरेचर में मार्क्सिस्ट रेफरेंसेस डालते हैं। कार्ल मार्क्स, जिसने दास कैपिटल लिखी है, he simply believes that literary theory alongside Marxism, his political and sociological ideology. Marxist theory examines literature along the lines of class relations and social ideals. आज मैंने क्लास में पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजू, राजा, राजा राम। राजू, राजा, राजा राम, क्या मतलब है इसमें? अगर आपको इसका मतलब पता है कमेंट में बताइएगा। राजू, राजा, राजा राम, क्लास कॉन्शियस मार्क्सिस्ट स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म। मैंने इतने सारे एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं, सोच रहा हूं कौन सा एग्जांपल पिक करूं। आपने कभी सुना जेसीबी? जेसीबी वायरल हो गई थी। जेसीबी वायरल होना पोस्ट मॉडर्निज्म का एग्जांपल था। इसके अलावा कभी आपने देखा होगा कि दो बिल्डिंग गिरा रहे थे नोएडा में, देयर वर टू बिल्डिंग्स बीइंग डिमोलिश्ड, पूरा मीडिया देख रहा था। Same thing happened in some foreign countries in 1970s, and that was the live telecast of a building demolition, and that was called officially the first postmodern movement. Modern से आगे का movement, which is meaningless. Postmodern simply believes in one rule, meaning in meaninglessness. ये क्या बोलता है? Meaning in meaninglessness. आपने देखा होगा ना आजकल लोग चावल में मिरिंडा मिला के खा रहे हैं, या चॉकलेट मोमो खा रहे हैं, या आइसक्रीम पकोड़े खा रहे हैं, एम ही कुछ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो समथिंग एब्स्ट्रैक्ट है, जो अलग लेवल पे चल रहा है, दैट इज लाइक क्यूबिज्म एंड वॉटिसिज्म, राइट? ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। देखो क्या कह रहा है, पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इमर्ज इन द मिडल ऑफ 20th century टू रिफ्लेक्ट द फ्रैक्चर्ड एंड डिसोनेंट एक्सपीरियंस ऑफ 20th century। दोस्तों, हमने हमेशा क्या पढ़ा है? लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड, बट कभी आप रियलिटी में देखोगे तो लाइफ इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल। अब एक सिंपल सी चीज देखिएगा, दुनिया में हम कहां से आए हैं हमें नहीं पता, हम कहां जाएंगे हमें नहीं पता, दुनिया में हमारा एक्चुअली गोल क्या है हमें नहीं पता। रिलीजन में भी सबके अलग अलग रिलीजन है, हमें कुछ नहीं पता कि किसका रिलीजन ज्यादा अच्छा है, किसका रिलीजन ट्रस्टेड है। तो हमें एग्जैक्टली पता क्या है? हमें क्या पता है? हमें कुछ भी नहीं पता, राइट? तो जब हमें कुछ पता नहीं है तो फिर हम दुनिया में कर क्या रहे हैं? इंटेलिजेंट अनार्की बोलते हैं दोस्तों उसको। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट अनार्की। तो ये देखिए, जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज ऑलरेडी पैरानॉइड एंड फाइंडिंग ऑर्डर इन डिसऑर्डर। Postmodern deals with a fractured structure, something which doesn't even have an order. तो ये काफी टफ थ्योरी है, आसान नहीं है, क्योंकि मीनिंगलेसनेस का कॉन्सेप्ट है
बट इसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से कनेक्ट करके आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा। इसमें बहुत सारे राइटर्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको कहानी समझ ही नहीं आएगी कि वो कहना क्या चाहता है। फिर आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सेम थिंग जो मैंने आपको अभी बताया। ये सिंपली थ्योरी जो है अबेंडेंट आइडियाज ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर कोहेशन, इनसे डील करता है। क्वेश्चनिंग एनी अज्यूम्ड यूनिवर्सल ट्रूथ एज रिलायंट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस देम। तो जो भी आपके ट्रूथ हैं या जो भी चीजें हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ये सब किस पे बेस्ड है? टाइम पे। ट्रूथ इज बेस्ड ऑन टाइम। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है? टाइम इज अनस्टॉपेबल, यानी टाइम जो है कभी भी, देखो होता क्या है सिंपल भाषा में, लिटरेरी थ्योरी वालों ने क्या किया, मीनिंग ढूंढते ढूंढते वो चले गए स्ट्रक्चरलिज्म में। जब स्ट्रक्चरलिज्म में गए तो उन्होंने बाइनरी अपोजिशन, साइन वर्सेस सिंबल्स, इस तरह से मल्टीपल रेफरेंसेस ऑफ लोगोसेंट्रिसिज्म लिया और मीनिंग को डिफाइन किया। पर जब मीनिंग डिफाइन हुआ तो ये लोग आए और इन्होंने आते ही क्वेश्चन कर दिया, एडवांस पोस्ट स्ट्रक्चर्स ने। इन्होंने कहा कि जो मीनिंग है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो ही नहीं सकता, अल्टीमेट मीनिंग इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि किसी भी चीज का मीनिंग जो है वो समय पे डिपेंड करता है और समय जो है कभी रुकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजीसी नेट नाउ? आप कहोगे बहुत मीनिंग है सर, एग्जाम आने वाला है। क्या सेम मीनिंग, सेम इमोशन 10 साल बाद रहेगा, 20 साल बाद रहेगा, 100 साल बाद रहेगा? इट मीन्स नेट एग्जाम इज इंपॉर्टेंट मोमेंटली, तो इसकी मीनिंग फिक्स नहीं है। तो दे सेड दैट देयर इज नथिंग परमानेंट, नो फिक्स्ड मीनिंग, एंड फॉर दैट थिंग वी विल नीड अ ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर। तो ये भी काफी टफ थ्योरी है और मैं जानता हूं आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। बहुत से लोग अवॉइड करते हैं ये पढ़ाना, क्योंकि या तो फिर वो रट्टा मार के आएंगे, वो 4 चीज उतनी ही बोलेंगे जितनी उनको बोलनी है, समझ में आए या ना आए। बट ये अपने आप में काफी अच्छी थ्योरी है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सिंपली बिलीव इन दिस थिंग दैट देयर इज नो इनहेरेंट मीनिंग, देयर इज नो इनहेरेंट ट्रूथ, एंड द मीनिंग और द ट्रूथ कैन नॉट बी established because they are totally dependent on time and time itself is uncontrolled। तो बहुत आसान है ये, लेकिन थोड़ा सा आपको बिना गाइडेंस समझ नहीं आएगा। जब इन्होंने बोला कि मीनिंग तो फिक्स है ही नहीं, देयर इज नो मीनिंग, तो मीनिंग कहां से लेके आए? इसके जवाब में जैक्स डेरिडा ही केम विद द आइडिया ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। महाराष्ट्र सेट में क्वेश्चन था, टेक्स्ट इज अ गैस। तो टेक्स्ट इज अ गैस, ये वाला स्लोगन डीकंस्ट्रक्शन का बहुत फेमस स्लोगन है। एंड देयर इज नथिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट, देयर इज नथिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट। ये दोनों स्लोगन्स इनकी थ्योरी को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा इरेचर, अपोरिया, मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, ये इस आइडिया को डिफाइन करता है प्रॉपर्ली कि मीनिंग जो है वो पॉसिबल है, बट वी विल हैव टू टेक इट विद सर्टेन नोशंस, सर्टेन रेफरेंसेस। काफी हाई फाई थ्योरी है दोस्तों। मैं जानता हूं कि 3-3 मिनट के इंट्रोडक्शन में समझ नहीं आएगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये पढ़ना है, ये सारी चीजें ऑर्डर में आएंगी। मैं आपको सारा ऑर्डर देते जा रहा हूं कि किस ऑर्डर में पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारे पास, हाँ, ये हमारा एक गूगल ड्राइव कोर्स है दोस्तों, इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। यहां पे आपको सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे जो हैं, जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपका मन कर रहा होगा कि यार अगर हम सर की ऑफलाइन क्लास में बैठें और विनीत सर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को 2.5 घंटे 3-3 घंटे की 3-4 क्लास लें और फिर समझाएं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे सर अगर 4 क्लास ले रहे हैं 2.5 घंटे 3-3 घंटे की, तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो हम ऑफलाइन क्लासेस अब ऑनलाइन लेके आए हैं। इफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, आप दिल्ली नहीं आ सकते या दिल्ली आना नहीं चाहते, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल ड्राइव कोर्स ज्वाइन करना है। आप गूगल ड्राइव कोर्स ज्वाइन करोगे, देखो क्या मिलेगा। 6 आवर पर डे ऑफलाइन बैच क्लास। सुबह 9:30 क्लास स्टार्ट हो जाती है। 9:30 मैं या मेरे टीचर्स पेपर 1 के, मेरे अलावा 3 फैकल्टीज हैं पेपर 1 की, माइक लगाएंगे, सीधा जाएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैपिड फायर शुरू होगा, क्वेश्चन शुरू होंगे। वो आपको घर बैठे हाई क्वालिटी में एज इट इज घर मिलेगा, 4K क्वालिटी में। तो 6 घंटे आपकी रोज क्लास होगी। सुबह लाइव क्लास होगी, ताजा फ्रेश क्लास होगी। अगर आप ऑफिस में हैं, वर्किंग हैं या घर में काम कर रहे हैं, वही क्लास, सेम क्लास जो लाइव है, शाम को आपको आपके जो एक प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लेटफॉर्म लिंक, उस पर अपलोड हो जाएगी और आपके पास ही रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं। फिर देखिए, इस 6 घंटे में नॉर्मली 4 घंटे मेरी क्लास होती है, फिर एक पेपर 1 की क्लास होती है, और ये 6 घंटे ज्यादा भी हो सकते हैं एग्जाम के पास। तो 4 घंटे तो आपका यूजीसी नेट इंग्लिश की क्लास रहेगी, 2 घंटे आपके पेपर 1 की क्लास होगी, और जो PDF या जो नोट्स हम बच्चों को देंगे वो आपको मिलेगा।
टेस्ट पेपर्स या इंपॉर्टेंट पीडीएफ एज इट इज आपको मिलेगा। जब हम क्लास में स्टूडेंट्स का रिवीजन करवाएंगे या सपोज किसी बच्चे के सवाल का जवाब दे रहे हैं या किसी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो सारी चीज आपको एज इट इज मिल जाएगी। रिवीजन सेशंस मिलेंगे, एक्सक्लूसिव कंटेंट। जब मैं टेस्ट पेपर सेट का पेपर देके क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, लाइव टेस्ट सीरीज सॉल्व होगी, आपको एज इट इज टेस्ट पेपर पहले मिलेगा, आप भी साथ में सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जो PYQs हम ऑफलाइन बैच में करवाएंगे वो भी आपको एज इट इज मिलेगा। सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप मेरी क्लास में ही रहोगे, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के स्टाइल में, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। आप दिखाई तो नहीं दोगे लेकिन आप होगे ऑफलाइन बैच में। और हाई लेवल पढ़ने का सपना है, ऑथेंटिक तरीके से पढ़ने का सपना है, तो दोस्तों आपको इन दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करना है। साथ में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन साथ में और दे देता हूं। इस वक्त एक ऑफर चल रहा है और वो ऑफर ये है कि अगर आप इसको अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको जो अभी 6 मंथ्स है, यानी कि दिसंबर 2024 के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, तो अगला 6 महीना यानी कि जून 2025 तक आपको मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यानी ज्वाइन कीजिए 6 मंथ्स के लिए प्लस 6 मंथ्स फ्री। ये आपको ऑफर है, ये आपको बेनिफिट है। दिल्ली आने का खर्चा बच जाएगा, हॉस्टल्स में रहने का खर्चा बच जाएगा और कंटेंट एज इट इज वही मिलेगा। अगर मैं मेरी लाइव क्लास में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में अगर मैं कर रहा हूं तो आपको भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर मैंने आपको दिया था, आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, आप उस नंबर पे भी हमें बात कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू राइट आई वांट टू ज्वाइन गूगल ड्राइव कोर्स। चलिए दोस्तों, पोस्ट कॉलोनियल मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत मौका मिला अपने आप को इसको शार्प करने का। ये चैलेंज करता है डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न थॉट। ये कहता है दुनिया 2 पार्ट में है, ईस्ट एंड वेस्ट। और आप भी जानते हो दुनिया को किसने गुलाम बनाया? वेस्टर्न्स ने ईस्टर्न्स को गुलाम बनाया था। तो जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया तो एक बाहर का कल्चर, अनदर कल्चर आके हमारे सर पे बैठ गया और आके बोलता था यू पुअर इंडियंस, यू ब्लडी इंडियंस, यू डार्की पीपल, यू हैव नो कल्चर, यू हैव नो, यू आर ट्राइबल्स, तुम कैसे हो, तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई नहीं आती। बाहर से आकर के हमको बता रहा है कि क्या करना है, जबकि खुद का कोई कल्चर नहीं है, बिगड़ा हुआ कल्चर। और हमारा ऐतिहासिक कल्चर है, हमारे तो एंशियंट कल्चर है ना, वैदिक सभ्यता हमारी। लेकिन पावरफुल आदमी था, बंदूक लेके आए। और देखो भैया, बंदूक लेके जो आता है ना, उसके मजाक और जोक पे, बेकार से बेकार जोक पे तुम्हें हंसना ही पड़ेगा, तुम्हें हा 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 अरे सर क्या बात सर करना ही पड़ेगा। तो पोस्ट कॉलोनियल्स क्या होता है? They are simply talking about the dominance of the Western thought in literature, examining the impact of colonialism in critical theory. Edward Said and a lot of others, French Fanon, Leela Gandhi, Azaz Ahmed, V.S. Naipaul, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डील करते हैं वर्ल्ड रिलेशन इन 2 पार्ट्स, जो ओरिएंट्स और ऑक्सीडेंट्स का रिलेशन है। ऑक्सीडेंटल्स, ऑक्सीडेंट वर द पीपल हु वर द वेस्टर्न्स, और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया तो उन्होंने हमें बोला वी आर ओरिएंटल्स। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, इसे डिटेल में पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। पोस्ट कॉलोनियल में 30 से ज्यादा की टर्म्स मैं पढ़ाता हूं क्लास के अंदर, 30 से ज्यादा की टर्म्स। आपसे अगर कोई पूछेगा थ्योरी ऑफ एम्बिवेलेंस क्या है, थ्योरी ऑफ मैपिंग क्या है, थ्योरी ऑफ जो इंफीरियर एग्जॉटिसिज्म है, इंफीरियरिटी, एग्जॉटिक इंफीरियरिटी, उस वो क्या है, इस तरह के मल्टीपल थ्योरीज आती हैं। फिर आता है उसमें ऑरेचर कॉन्सेप्ट क्या है, एब्रोगेशन कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें, एंग्लोफिलिया वगैरह A to Z यहाँ आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस इस थ्योरी के साथ साथ यहाँ के राइटर्स से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आप ऐसे कितने लोगों को पता है कि मनुस्मृति जला दी गई थी? मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि अगर आपका पति जानवर है तो भी आपका भगवान है। अगर आपका पति आपको मारता है, पीटता है, जला देता है, आपका भगवान है, आपको भगवान की तरह पूजा करनी है। तो आप सोचो, जब हमारे एक समय ऐसा था कि ऐसी बुक्स थी हमारे पास, तो महिलाओं के साथ क्या होता होगा, उन्हें किस लेवल पे रखा जाता होगा। इसीलिए माताएं कहती थी कि बेटा डोली में जा रही है, अर्थी पे ही वापस आना। और हम देखते थे कि बहुएं पिट रही हैं लेकिन कभी बता नहीं रही हैं। तो दोस्तों ये जो फेमिनिज्म है, ये सिर्फ यहां से ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल अबाउट टॉर्चर वॉर्चर, इट्स ऑल्सो अबाउट द आइडिया ऑफ वुमन। क्या आपको पता है लड़की जो है उसे लड़की कौन बनाता है? अ वुमन इज नॉट बॉर्न, अगेन ये क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र सेट में आया था,
अ वुमन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स। एक जो लड़की है वो पैदा नहीं होती है, उसे बना दिया जाता है। अ वुमन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स। देयर इज अ ग्रेट इनजस्टिस विद वुमेन। उन्हें हमेशा नौकर बनना सिखाया गया है, सेकंड क्लास सिटीजन बनना सिखाया गया। क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम, सेकंड क्लास सिटीजन, पूछिए मैं चटा। दोस्तों, एंजल इन द हाउस करके एक पोइट्री है विक्टोरियन राइटिंग में, एंजल इन द हाउस, रिटन बाय कॉवेंट्री पेटमोर। एंजल इन द हाउस, ये बोलते हैं, एक कॉवेंट्री पेटमोर की पोइट्री है। ये कहते हैं कि विमेन आर एंजल इन द हाउस, क्योंकि विमेन जो है हमेशा अपना ड्रीम जो है हस्बैंड की सक्सेस को रखती है। उसके जीवन में एक ही टारगेट होता है, हस्बैंड इन लॉज, हस्बैंड इन लॉज। तो भाई ऐसे एंजल फिर पुरुष क्यों नहीं बन जाते? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स वेयर द वुमेन हैव नॉट बीन गिवन इक्वालिटी। उन्हें कभी आइडेंटिटीज नहीं मिली, बोलने नहीं दिया गया, और जब बोलने की कोशिश की गई तो बदचलन बोल के जला दिया गया। कितने बैड वर्ड्स आप जानते हो जो मेल के लिए हैं, जो बहुत सारे अफेयर्स में होता है। अगर एक लड़की मल्टीपल अफेयर करे, उसके 4-5 बॉयफ्रेंड हो, तो उसके लिए बहुत सारे गंदे गंदे वर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी में, राइट? लेकिन अगर लड़का 4-5 अफेयर करे तो क्या उसके लिए गंदे वर्ड्स हैं, या आप बना के बोलोगे? सोचो, जेन्युइनली कोई गंदा वर्ड है लड़के के लिए? स्पॉइल्ड ब्रैट, वो तो कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है। लड़की को क्या बोलेंगे? स्लट, प्रोस्टिट्यूट, कैरेक्टरलेस। लड़के के लिए क्या है? कोई ऐसा वर्ड है? नहीं, उसे बोला जाता है प्ले बॉय। दिस इज द डिफरेंस। मिस एंड मिसेज, और लड़का हमेशा मिस्टर। अभी आपने देखा होगा अधीर रंजन चौधरी का एक स्टेटमेंट था, राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी। ये एग्जाम्पल मैं बहुत पहले से दे रहा हूं, 2014-15 से दे रहा हूं। राष्ट्रपति का मीनिंग अलग है, राष्ट्रपत्नी का बोलते ही मीनिंग अलग हो जाता है, इन डेप्थ अलग हो जाता है। इसलिए बहुत लोगों ने इश्यूज क्रिएट कर दिए। औरतों को कभी मौका दिया ही नहीं गया है। केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स में यही बोला कि तुम लोगों ने कभी हमें आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं। केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। शी सेड कि आप लोगों ने हमें हमेशा डरा धमका के, दबा के, कंट्रोल करके रखा है, हमें बोलने ही नहीं दिया गया। जो फर्स्ट ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म मानी जाती है, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, उन्हें हाइना इन पेटीकोट भी कहा जाता था, एंड शी इज द फर्स्ट वुमन जिसने सबसे पहले फेमिनिज्म की बातचीत की थी। तो ये टॉपिक भी दोस्तों मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। मेरा अपना एक फोर्टे है, इसमें एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और मैं आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स पढ़ाऊंगा। साथ में लेवेंडर मैनेस क्या है, जो अभी आपने मेरा कल हिमाचल सेट का पेपर देखा होगा, हिमाचल सेट सॉल्यूशन पे मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया था, द रेडिकल लेस्बियन फेमिनिस्ट राइटर्स। रेडिकल लेस्बियन फेमिनिस्ट राइटर्स का ग्रुप कौन सा है, लेवेंडर मैनेस क्या चीज है, कौन कौन से ऑथर्स लाइक ऑड्रे लॉर्ड, मीना लॉय वगैरह उसमें कौन कौन आते हैं। वी हैव टू स्टडी दिस in feminist criticism. What is first wave, what is second wave, what is third wave, what is fourth wave, what is backlash, what is intersectionality, what is cisgender, what is joycence, ये सारे वर्ड, व्हाट इज ए क्रीचर ऑफ फेमिनाइन, ये सारी थ्योरीज मैं आपको यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा। हेलेन सेकू वगैरह हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्रैश कोर्स में आना होगा, क्योंकि उसी के थ्रू मैं आपको वहाँ पे डिटेल क्लासेस दे पाऊंगा। नए बैचेस, फ्रेश बैचेस जो है, प्रॉपर बैचेस हैं, वो जुलाई से स्टार्ट होंगे। अभी रनिंग में आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का बहुत अच्छा मौका है। और दोस्तों एक गारंटी है, इतना ज्यादा जानोगे कि तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। मैं खुद 10 बार क्वालिफाइड हूं, तो 10 बार के चक्कर में इतना पढ़ा है और इतने पेपर देखे हैं कि देखते ही पता चलता है कि यार यहां से ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आई शेयर दैट विद यू। आजकल ये नई स्टडीज आई है, क्वेयर थ्योरी फॉलोड बाय फेमिनिस्ट थ्योरी, फर्दर इंटरोगेटिंग जेंडर रोल्स। अब क्या था दोस्तों, हमने क्या किया है, दुनिया को हमने मेल फीमेल में डिवाइड किया है। मेल फीमेल में मेरे अपने एक मित्र थे प्रोफेसर, मैं उनका नाम नहीं ले सकता ऑन कैमरा, तो वो गे प्रोफेसर हैं। तो वो हमेशा पता क्या कहते थे, वो साड़ी पहनते थे और कहते थे आई फील लाइक अ वुमन। अब वो किसी को दुनिया में देखने में लगते हैं मेल, अगर आपको देखोगे आप उनको तो आपको लगेगा मेल प्रोफेसर है, लेकिन जब वो खुद कह रहे हैं दैट आई फील लाइक अ वुमन, तो क्या भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि ओनली वुमन ही साड़ी पहनेगी, मेल नहीं पहन सकता? तो जब हम जेंडर रोल्स में आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, केरला में एक कपल था, पैदा हुआ लड़की की तरह बन गया लड़का, पैदा हुआ लड़के की तरह बन गया लड़की, दोनों की शादी, फर्स्ट ट्रांस कपल की शादी हुई, उनका बच्चा पैदा हुआ, मीडिया पहुंच गया घर पे, मीडिया कह रहा है सर ये बताओ लड़का हुआ कि लड़की? पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लेट द बेबी डिसाइड, उस बच्चे को चुनने दो
कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये दोस्तों क्वेयर थ्योरी जो है आपकी LGBT स्टडी का पार्ट है, LGBTQ, और ये बहुत एडवांस है, +-2AS, ये बहुत हाई लेवल है। इसमें क्वेश्चन वाला भी आता है, क्वेश्चनिंग। क्या आपको पता है ये सारी थ्योरी है? कभी सुना है आपने, सोचा है? अगर नहीं तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे लिए बहुत कॉमन है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेयर, LGBT टिप्स पे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ के घूम रहे थे। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टैंडर्ड पढ़ना और ये सब चीजें जाननी है तो बी द पार्ट ऑफ द क्लासेस। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिकल रेस थ्योरी। अब ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है ये सिविल राइट्स मूवमेंट से रिलेटेड है दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस में स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है कि जो लॉ है या क्रिमिनल जस्टिस है या अदर चीजें हैं, उन्हें हम रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जातिवाद, रेशियल पॉइंट, अफ्रीकन के लिए क्या लॉ है, व्हाइट्स के लिए क्या लॉ है। फॉर एग्जाम्पल जिम क्रो लॉ, ये लेटेस्ट स्टडी है, इस पे अभी आपको बुक्स नहीं मिलेंगी। जिम क्रो लॉ, या अभी आपने देखा होगा एक मूवमेंट शुरू हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर। ये सारी चीजें दोस्तों इसमें आएंगी। ये लेटेस्ट थ्योरी है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के इसमें ऐड किया, ये ध्यान रखना। और ये जो पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं किम्बरले क्रेनशॉ वगैरह के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, ये लेटेस्ट थ्योरी है। हालांकि मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी दिस थिंग। इसमें क्लक्स क्लैन वाला जो आपका ग्रुप है वो भी आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। देन यहां पे दोस्तों हमारे पास आता है क्रिटिकल डिसेबिलिटी थ्योरी, अगेन लेटेस्ट है। खैर मैं यूपीएससी पढ़ाता हूं, यूपीएससी इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं ये ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। डिसेबिलिटीज थ्योरी, इट इज ऑलरेडी स्टडीड इन किंग लियर। आपको पता है किंग लियर पागल हो जाता था, तो किंग लियर की डिसेबिलिटी, हैमलेट का जो मैडनेस है और जब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो क्या कर रहा है, या फिर बर्था मैसन का जो मैडनेस है, इनको हमने डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ है। डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट इन लिटरेचर, डिसेबिलिटी थ्योरी, वन ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटरसेक्शनल फील्ड ऑफ क्रिटिकल स्टडी। इंटरसेक्शनल भी अपने आप में एक टर्म है। क्रिटिकल डिसेबिलिटी थ्योरीज बिलीव रेसिस्ट एंड एबलिस्ट, एबलिस्ट बहुत अच्छा वर्ड है ये, व्यूज टू गो इन हैंड। क्या आपको पता है किंग लियर जब पागल हो जाता है तो उसे मेंटली बहुत सारे हिस्टेरिकल बिहेवियर करने शुरू करता है। राजस्थान सेट में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज हिस्टेरिया पैसोस, व्हाट इज हिस्टेरिया पैसोस, और ये जो था ये इसके हिस्टेरिकल बिहेवियर से था। और ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये आता है डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट से, बहुत ही नया और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। जेएनयू और डीयू स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, इसे भी आपको तैयार करना है। साथ में दोस्तों जितने भी आपको मैंने इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे सब प्रोवाइड कर दिया है। ये रहा क्रैश कोर्स। फीस है दोस्तों 4000, 4000 रुपये फीस है। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या क्या मिलेगा। और जिन बच्चों को स्क्रीन पे अभी ज्वाइन करना है, तो अगर आप अपने टीवी पे देख रहे हैं या अपने मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट करके आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ ताकि आपका समय बचे। आपको यहाँ पेमेंट करके यहाँ पे व्हाट्सएप करना है। बहुत सारे बच्चे परेशान भी थे कि सर हमने ज्वाइन किया लेकिन हमें अभी तक ऐड नहीं किया है, भीड़ बहुत है। सिर्फ कल में लगभग 421 एडमिशन हुए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। बट थैंक्स टू द स्टूडेंट्स हम बहुत सारी कॉल नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ 4000 डिपॉजिट करना है। यहाँ पे ये रहा QR कोड, इस नंबर पे आपको 8587035827 आपको हमें भेजना है। क्या क्या मिलेगा देख लो। एक तो क्रैश कोर्स के बच्चों को भी हम ऑफलाइन के स्टैंडर्ड के वीडियो क्लास देंगे, थ्योरी के, कल्चर स्टडीज के, क्रिटिसिज्म के। तो बोर्ड पे तो पढ़ाऊंगा जो मैं 2.5 घंटे उन बच्चों को पढ़ाऊंगा, 3 घंटे रोज थ्योरी, वो आपको मिलेगी क्रैश कोर्स में। हाई क्वालिटी स्पेशल डिजिटल बोर्ड वीडियो क्लासेस ऐसे ही जैसे पढ़ा रहा हूं अभी। एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज ये आपको मिल जाएंगी साथ में। लाइव लेक्चर्स होंगे जो शाम को होंगे। एग्जाम टाइम कैप्सूल कंटेंट जो हमने बताया 30 डेज कैप्सूल कंटेंट ये मिलेगा। रिवीजन प्रैक्टिस होगी जिसमें बकायदा मैं लाइव क्वेश्चंस ऑन करूंगा और आपसे लाइव क्वेश्चंस लूंगा। 3 AM क्लब ये स्पेशल है इस चीज में, सुबह 3 बजे पढ़ने का जो मजा है। 3 AM क्लब ये क्रैश कोर्स के बच्चों को मिलेगा। PYQ सॉल्यूशन ये लास्ट के 15 दिन में करवाया जाएगा। और रैपिड फायर सेशंस ये रैंडमली शाम को होते रहेंगे। रैपिड फायर और रिवीजन ये अल्टरनेट डेज पे आपसे होते रहेंगे। रैपिड फायर क्या होगा, आपको होमवर्क दिया जाएगा कि कल अपना पूरा लिटरेरी थ्योरी में स्ट्रक्चरलिज्म को रिवाइज करो। स्ट्रक्चरलिज्म में जितने राइटर्स, जितने टर्म्स मैंने बताए उनको टिप्स पे करो। अगले दिन उससे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ब्रिटिश हिस्ट्री से क्वेश्चन आंसर्स, इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर्स, ग्रीक लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर्स। तो इन शॉर्ट दोस्तों
एक बहुत ही जोरदार पैकेज आपको मिल रहे हैं और ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, ये रहा क्यूआर कोड, आप इसको यहां से भी स्कैन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक अ पेमेंट। और जो बच्चे 4000 के साथ इंग्लिश को ज्वाइन कर रहे हैं उनको पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको पेपर 1 यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, 4000 और करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपको यहां पे अपनी स्लिप भेजनी है और पेपर 1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आई बिलीव मैंने अपने कंटेंट के साथ थोड़ा जस्टिस किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, the students who are watching me from South India, I can equally teach in English. There is no issues related to that. It's just that the majority of the students are watching me from Indian terrain, especially the North Indian terrain. They text me. If you're South Indians, drop me the text that sir, we need each and everything in English, and I will definitely switch to English language, or we can have your separate classes. In both cases, I am liable to serve you. It is my duty with pleasure. सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने एमए के ग्रुप में डालो कि देखो एक टीचर ऐसा भी है, अपने दोस्तों से शेयर करो। और कहीं भी आपको नॉलेज लगा है तो लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाओ, बेल आइकन दबाते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।